नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम है और आप देख रहे हैं राजस्थान का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल द खटक। आइए हम बात करते हैं ईरान के एक युद्धपोत पर जो श्रीलंका के कोस्ट पर अमेरिकन नेवल बेस द्वारा अमेरिकन सबमरीन द्वारा गिराया गया है। क्या उसकी कहानी रही है, क्या उसका इतिहास रहा है, कहां से वो आया था, कहां जा रहा था, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया गया, क्या उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही है विश्व भर से, वो देखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं इस पहलू को। 24 घंटे पहले जिन ईरानी नौसैनिकों का भारत के विशाखापट्टनम में स्वागत सत्कार हो रहा था, इवेंट कंप्लीट हो गया था, उन्हें ईरान जाते हुए अमेरिकी जंगी बेड़े द्वारा अमेरिकी टोरपीडो मिसाइल लॉन्च करके सबमरीन द्वारा अटैक कर दिया गया, जिनमें 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों के मारे जाने की खबर चल रही है। अमेरिका के इस कदम को कोई उनका स्मार्ट मूव बता रहा है तो कोई इसे धोखा। इस दर्दनाक खौफनाक मंजर को समझना है, देखना है तो अगला फैक्ट आपको जरूर देखना चाहिए। दुनिया ने आज से 44 साल पहले इस प्रकार का खौफनाक मंजर देखा था। 44 साल पहले फॉकलैंड आइलैंड युद्ध के दौरान। उस दौर से लेकर आज तक किसी भी देश ने किसी भी जंगी बेड़े पर हमला करने की हिमाकत नहीं की है। लेकिन अब जो अमेरिका ने किया है उससे यह तो प्रतीत नहीं हो रहा कि अमेरिका भारत को भी इस युद्ध में झोंकने का प्रयास कर रहा है। नाम मूवमेंट का संस्थापक देश भारत यदि इस मूवमेंट में आ जाता है, अमेरिका के इस धोखे में आ जाता है, तो सोचने वाली बात यह है कि नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को मानने वाला और संस्थापक देश भारत यदि अमेरिकी खेमे में चला जाता है तो नाम के मूल्यों को हास और क्षति पहुंचेगी। भारत को युद्ध का एक हिस्सा बनाने के लिए अमेरिकी इंटेल और अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बहुत अरसे से प्रयास कर रहे हैं। यह घटना किसी सामान्य घटना की तरह कंसीडर नहीं की जा सकती। ग्लोबल पीस का ढिंढोरा पीटने वाले ग्लोबल पीस समिट और ग्लोबल पीस अवार्ड को लेने के हकदार बनने वाले आज खुद किसी युद्ध को शुरू करने वाले बनने जा रहे हैं। अमेरिकी यह घटना जापान द्वारा किए गए पर्ल हार्बर पर हमले की तरह ही कंसीडर की जाएगी यदि यह गलती साबित हुई तो। इतिहास की थाली के इन पन्नों में जापान की इस गलती के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को इन्विटेशन दिया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि इसी गलती की वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपना कदम रखा। जापान की भांति कहीं अमेरिका तो वही गलती का दोहराव नहीं कर रहा। अब मंजर देखने लायक हो सकता है। ईरान अली खमेनी और स्कूली 150 बच्चों की मौत का मंजर देख चुका है और इस मौत के मंजर के बाद में ईरानी कॉन्सुलेट और ईरानी सैनिक बौखलाए हुए हैं, सामान्य तौर से बहुत अधिक। ईरानी सेना, पुलिसिंग और IRGC के कमांडर सब डिसेंट्रलाइज कमांड के तौर पे काम कर रहे हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। इसका मतलब है कि सेंट्रलाइज कोई भी कमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी। इसका मतलब समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेंट्रल कमांड नहीं है। भारत में जैसे होता है कि किसी भी प्रकार से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट जोन में जिस प्रकार से मिलिट्री जोन होते हैं उसी को ऑपरेट करने के लिए दिल्ली से ऑपरेट होता है, लेकिन वहाँ अब किसी भी प्रकार के ऑपरेट जोन नहीं है सेंट्रल स्तर पर। सब अपने अपने स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट जोन पे या फिर प्रांतीय स्तर पर काम कर रहे हैं। ईरानी सेना व IRGC के कमांडर को किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, कहीं भी अटैक करने के लिए, बदला लेने के लिए खमेनी द्वारा आदेशित किए जा चुके हैं, खमेनी के मरने के पहले भी। क्या यह घटना अमेरिका द्वारा की गई वह घटना अमेरिका के इतिहास में एक काला धब्बा बनने जा रही है? जैसे वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध की तरफ अमेरिका बैकफुट पे गया था, वैसे ही क्या ईरान से भी बैकफुट पर जा सकता है? भारतीय जल सीमा से मुश्किल से 300 नॉटिकल माइल की दूरी पर ही रहा होगा ईरानी जंगी बेड़ा, जिसे अमेरिका द्वारा मारा गया। और अमेरिका द्वारा इस प्रकार के हमले किए जाने पर क्या भारत की संप्रभुता पर का उल्लंघन माना जाएगा? मिलन एक्सरसाइज समाप्त करके ईरानी जंगी बेड़ा भारत के विशाखापट्टनम से ईरान की तरफ लौट रहा था, तभी यह घटना हुई। इस घटना को अंजाम सुबह ड्यूटी हावर चेंज होने के समय दिया गया था। अब युद्ध सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहा है, अब युद्ध की आहट इंडियन ओशियन तक भी आ पड़ी है। IRIS देना जहाज की रखवाली खुशामदी
ईरान पहुंचने तक भारत की थी। तो इन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी प्रकार की मदद न पहुंचा पाना, इसे क्या समझा जा सकता है? मानवीय असिस्टेंस के तौर पे भारतीय नौसेना किसी भी प्रकार से कहीं पर भी इंडियन ओशियन में रीजनल पावर के तौर पे कहीं भी अपनी पहुंच रखती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं रही? ये सवाल भारत की कूटनीति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर है, जो किसी भी प्रकार से अपने हित साझा करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि अमेरिका ने भी क्या भारत को युद्ध के दायरे में खींचने का प्रयास किया है? क्या यह सफल हो पाएगा? कहीं ना कहीं यह रीजनल वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इंडिकेशन तो नहीं दे रही है। अमेरिका इस मूव को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता का पहला कदम कंसीडर कर रही है। इस युद्धपोत को टारगेट करने के लिए इंडियन ओशियन में डियागो गार्सिया नामक द्वीप से, जो ब्रिटिश ओन्ड है, जिसे ब्रिटिश कॉलोनी एक माना गया है, उस आइलैंड से डियागो गार्सिया से अमेरिका ने एक सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च किया और टॉर्पीडो से इस युद्धपोत को शिकार बनाया गया। श्रीलंका के गाले में हुए इस अटैक से भारत को तो किसी न किसी तौर तरीके से किनारा करना आसान हो जाता है कि भारतीय जल क्षेत्र में ये घटना नहीं हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके ही एक इवेंट में आए हुए ईरानी जहाज आयरिश देना नाम, जो एक ईरानी पहाड़ी पर, ईरान के क्षेत्र में एक पहाड़ी का नाम देना है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। जिस आयरिश जहाज को आपके ही जल क्षेत्र में मार गिराया जाता है, तो सवाल तो पूछने लायक है। इस आयरिश देना को कुछ ही समय पहले 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था ईरानी नौसेना के जंगी बेड़ों में। ईरान इस युद्ध को इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके शांत करवाना चाहता है, जिसकी एक कड़ी में माना जा सकता है कि खाड़ी देशों के अनेक देशों पर हमले किए जा चुके हैं और खाड़ी देशों के ऊपर हमला करके भी प्रेशर टैक्टिक क्रिएट की जा सकती है। स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरानी IRGC के लड़ाकों द्वारा चोक पॉइंट क्रिएट कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेल व गैस के हजारों टैंकर्स चोक के दौरान अटके पड़े हैं, जिसके इन्हीं टैंकर और जहाज़ों से भारतीय एनर्जी की सप्लाई बाधित हुई पड़ी है और रिजर्व भी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। कहा जा रहा है कि 25 दिन का ही एनर्जी रिजर्व बचा हुआ है। भारत की एनर्जी सप्लाई में ऑलमोस्ट 55% स्टेट ऑफ हार्मुज से ही लाया जा रहा है, बाकी अन्य 40 देशों से इंपोर्ट किया जाता है, एनर्जी की सप्लाई की जाती है। भारत इसके अलावा क्या अन्य रास्ते अपनाएगा या फिर अमेरिकी भरोसे पर ही रह पाएगा? भारत के काफी न्यूज एजेंसियों ने यह दावा किया है कि रशिया के एम्बेसडर द्वारा पूछा गया कि आप इस स्थिति में भारत का साथ दे पाएंगे क्या? रशिया के एम्बेसडर ने यह दावा किया है और विश्वास जताया है कि किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ में रशिया उपस्थित है और किसी भी स्थिति में रशिया द्वारा तेल और गैस की सप्लाई निर्बाध रूप से दी जा सकती है। इसी प्रेशर टैक्टिक की अगली कड़ी में ईरान द्वारा अजरबैजान पर भी हमले किए गए हैं। ईरानियन कामागाजी ड्रोन द्वारा नक्चिवन प्रांत पर, जो अजरबैजान का एक प्रांत है, वहाँ हमले किए गए। ये बतलाने के लिए किए गए हैं कि तुम भी अमेरिका के बहकाव में मत आ जाना और तुम किसी भी फाइटर जेट को रिफ्यूल नहीं करोगे। इसी कड़ी में यूरोपीय काफ़ी देशों ने, जो फ्रांस, जर्मनी, जो स्पेन और ब्रिटेन ने भी अपनी तरफ से ये क्लियर किया है कि ईरानी युद्ध के दौरान, ईरान के ऊपर हमले के दौरान किसी भी प्रकार से अपने एयरबेस इस्तेमाल में नहीं लाने देंगे। क्या इससे ये समझा जा सकता है कि भारत पर इजराइल और अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स खेल कर और इंटेल के द्वारा, इंटेल प्रोवाइड करके या फिर किसी भी परिस्थिति से भारत को युद्ध के एक स्तर से या फिर युद्ध के पहलू में शामिल कर सकता है? ऐसा यदि है तो भारत का युद्ध में शामिल होना क्या माना जाएगा, ईरान की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से? देखना यह है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि रशिया इसका एक ऑप्शनल तौर पे भारत की मदद नहीं कर पाता है, तो फ्यूल प्राइजेज बहुत सारी इंक्रीज हो जाएगी और फ्यूल प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगी तो देखने को मिलेगा कि रसद आपूर्ति है या फिर किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन है या फिर रेलवे डिपार्टमेंट है या फिर जो किसी भी प्रकार से देखा जाए, या प्राइसेज इंक्रीज होगी और त्राहिमाम देखने को मिलेगा। अमेरिका ने डिक्लेयर किया है कि वेनेजुएला से किसी भी
स्थिति में आप ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर सकते हैं आज से अमेरिकी रिफाइनरीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो देखा जाए ऑप्शन ए क्रिएट कर दिया अपन अमेरिका ने अपने बिहाफ पे। देखते हैं क्या इसके नतीजे होते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ।